सभी को नमस्कार। ज्योग्राफी टॉपिक वाइज सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में शुरुआत अपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना से की थी, इसके पूर्व में अपन ने वीडियो अपलोड किया था वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड देयर स्ट्रक्चर, वायुमंडल का संगठन एवं उसकी संरचना। तो इस सीरीज को अपन लेके चल रहे हैं, जिसमें सभी एनसीईआरटी का भी समावेश मिलेगा, टेक्स्ट बुक वगैरह, और पीवाईक्यू भी टॉपिक के अंत में अपन डिस्कस करेंगे। तो अलग से ये कुछ नहीं है कि केवल आप अलग से एनसीईआरटी की ही अपन को करनी है, वो ऐसा नहीं है। उसमें सब लेके चलेंगे, वो बहुत अच्छे से ये अपन कवर करके चलेंगे। तो अपन कल अपन ने पढ़ा था, जो टॉपिक था अपना वो था वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड स्ट्रक्चर। अब कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड स्ट्रक्चर में अपन क्या क्या पढ़ चुके थे, तो उसको थोड़ा एक समराइज कर देते हैं। जैसे कि इसमें अपन देख चुके थे, कंपोजिशन में देख चुके थे कि कौन कौन सी गैसें हैं। गैसों में अपन ने देखा था इस स्थायी गैसें, परिवर्तनशील गैसें, निष्क्रिय गैसें, और गैस के अलावा फिर जल वाष्प भी देखी थी, और धूल के कण। ये एनसीईआरटी के तीनों टॉपिक दे रखे हैं, वो अपन ने अच्छे से किए थे। तो उसके बाद अपन आगे चलते हैं इसकी संरचना में। संरचना में आपने ये देखा ही होगा, अब संरचना को अपन किस तरीके से अध्ययन करेंगे। अपन सबसे पहले इसमें लिखेंगे, संरचना को दो तरीकों से अपन अध्ययन करेंगे। वायुमंडल की तापीय विशेषताओं के आधार पर, वायुमंडल की तापीय विशेषताओं के आधार पर, और दूसरा होगा इसकी रासायनिक विशेषताओं के आधार पर, रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। अब रासायनिक विशेषताओं के आधार पर अपन अध्ययन करेंगे, ये इसको अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं वायुमंडल की तापीय विशेषताओं के आधार पर। तो विभिन्न जो जलवायु वेता थे, उन्होंने तापीय विशेषताओं के आधार पर इसके जो प्रकार बताया, विभिन्न लेयर बताई, अलग अलग प्रकार की परतें बताई तापीय विशेषताओं के आधार पर। लेकिन जो कॉमन अपने अध्ययन में चलती है, उसमें आपने इन परतों के नाम सुने ही होंगे: शोभ मंडल, समताप मंडल, शोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल एवं बहिर्मंडल। बहिर्मंडल, इसके बाद वॉल एनन, विकिरण परत वगैरह, इसमें भी पढ़ने की बहुत सारी चीजें हैं। तो लगभग बेसिक जिसने भी इतना पढ़ रखा है, शोभ मंडल, शोभ, क्षमता, मध्य आयन, मध्य आयन, बहिर्मंडल, तो इसमें अपन एक एक परत को लेकर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वायुमंडल का जो टेम्परेचर है वो किस तरीके से इन परतों में चेंज होता है, और उसके चेंज होने की प्रवृत्ति क्या रहती है, तो इसको अपन डिस्कस करेंगे। बाकी ये जो परतें तापीय विशेषताओं के आधार पर इन्होंने बांटी है, तो इन तापीय विशेषताओं के आधार पर बांटी है, तो हर एक परत की क्या क्या विशेषताएं, कौन सी परत की सीमाएं कितनी है, तो वो अपन देखेंगे। इसमें शॉर्ट में आप जस्ट एक चित्र की तरफ देखिए एक बार। जैसे कि ये पृथ्वी है, ये यहाँ तक पृथ्वी आ गई, इसके बाद इसका ये वायुमंडल शुरू होता है। पृथ्वी के बाद अपन ने देखा था कि वायुमंडल क्या है, तो वास्तव में बहुस्तरीय गैसों का एक तरीके से मिश्रण है, बहुस्तरीय। तो इसमें आप देखिए, इसके बाद जैसे कि आपको बादल दिखाई दे रहे होंगे, तो ये बादल दिखाई दे रहे हैं, जो भी सब मौसमी घटनाएं परिवर्तित हो रही है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर मीन्स तो मंडल। फिर इसके बाद आप देखोगे एरोप्लेन उड़ रहा है, और यहाँ पे जो ट्रोपोस्फियर जहाँ पे खत्म होता है उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज, मतलब मिश्रण रुक जाता है। इसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर, मतलब समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल के बाद मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, मतलब थर्मोस्फियर या आयनोस्फियर, उसके बाद में एक्सोस्फियर। तो ये इसकी लेयर दे रखी है, इसमें स्पेस क्राफ्ट दे रखे हैं, आप देखिए इसमें मीटियोर दे रखे हैं, सैटेलाइट, अरोरा बोरियोलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, जो विद्युत चुंबकीय वो चुंबक की प्रकृति है पृथ्वी की, उसका जो प्रमाण है, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा बोरियोलिस, वो भी अपन इसमें पढ़ेंगे। तो आप ये कुल मिला के इसमें ये देखिए कि पृथ्वी के ऊपर परत है जो विभिन्न प्रकार की परतों में बटी हुई है। तो उसमें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ये इस तरीके से बटी हुई है। शोभ मंडल, पीछे मैंने जो हिंदी में इसके नाम लिखे हैं इस तरफ, तो उस तरीके से ये बटी हुई है। आप इसको इस तरीके से इस फॉर्मेट में देख सकते हो। अपन वास्तव में अध्ययन कर रहे हैं इन परतों का इसकी तापीय विशेषताओं के आधार पर। तो तापीय विशेषताओं के आधार पर अध्ययन कर रहे हैं, तो एक एक
परत को अपन लेके चलेंगे। तो सबसे पहले तापीय विशेषताओं के आधार पर देखने के लिए इसका तापीय विशेषता वाला चित्र ले आते हैं, ये वाला। अब आप इस चित्र में देखोगे, जैसे कि ये चित्र है, इसमें आप ये देखोगे कि यहाँ से स्टार्ट होता है औसत टेम्परेचर, जो पृथ्वी का टेम्परेचर है, औसत टेम्परेचर 15.2 15.5 जो भी, तो यहाँ से स्टार्ट होता है और शुरू में ये दिया हुआ है सौर मंडल का एरिया। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब टेम्परेचर कम क्यों हो रहा है, इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट आता है, सामान्य ताप पतन दर, नॉर्मल लैप्स रेट, तो वो अपन आगे देखेंगे। लेकिन अभी के लिए अपन एक परत देखते हैं और उसमें टेम्परेचर क्या रहता है फिर अपन देखेंगे। आप इसमें यहाँ पे देख सकते हो कि टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है, -60 तक आता है, फिर कुछ देर तक बढ़ता, सेम उतना का उतना रहता है, उसके बाद वापस क्या होना, बढ़ना शुरू होता है और वापस कहाँ तक जाता है, 0 तक। तो अपन आज इस वीडियो में दो परत है, शोभ मंडल और समताप मंडल है, दोनों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये फोटो है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें परत का है। तो अपन सबसे पहले ले लेते हैं शोभ मंडल। शोभ मंडल शोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है, ट्रोपोस्फीयर। अब ट्रोपोस्फीयर नाम किसने दिया था, ट्रोपोस्फीयर नाम दिया था टिजरेंस डी बोर्ट। टिजरेंस डी बोर्ट ने इसका नामकरण किया ट्रोपोस्फीयर के नाम पर, ट्रोपोस्फीयर। इसमें सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं, कुछ मैं मेन पॉइंट इसमें लिखवा रहा हूँ, वो आपको ध्यान रखने की चीजें है। लैंग्वेज आप इसको खुद दीजिएगा क्योंकि मेन चीज है वो समझने की है। तो शोभ मंडल मीन्स ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर इसको नामकरण नाम दिया, नामकरण किसने किया, टिजरेंस डी बोर्ट ने नामकरण किया। तो ट्रोपोस्फीयर की विशेषता क्या है वो अपन पढ़ेंगे, उसके बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें टेम्परेचर किस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है। तो शोभ मंडल की विशेषता है कि इसमें सभी मौसमी घटनाएं, इसमें मौसमी घटनाएं, यहाँ पे लिख लेना सभी, इसमें सभी मौसमी घटनाएं घटित होती है। ये किसकी विशेषता है, घटित होती है, ये विशेषता है शोभ मंडल की, इसमें सभी मौसमी घटनाएं घटित होती है। तो ये आपके ध्यान रखने की चीजें। और एक बात और, जैसे जैसे वायुमंडल में अपन ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इसमें घनत्व क्या हो जाता है, शुरू में नीचे नीचे की तरफ वायुमंडल का घनत्व ज्यादा होता है, मतलब कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं। और जैसे जैसे वायुमंडल में अपन ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे कण दूर होते जाते हैं। तो घनत्व और टेम्परेचर इसमें फर्क आता है जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं। तो इसमें सभी मौसमी घटनाएं घटित होती है। मौसमी घटनाओं के अंतर्गत कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है, बादलों का निर्माण होना, बारिश होना, कोहरा, पाला पड़ना, चक्रवात हो गया, ये सभी मौसमी घटनाएं। यदि आपके ऐसे प्रश्न आए कि सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है, तो इसका आंसर क्या हो गया, शोभ मंडल। अब ये ट्रोपोस्फीयर नाम दिया है टिजरेंस डी बोर्ट ने। तो ट्रोपोस्फीयर वास्तव में बना है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है ट्रोपोस, ट्रोपोस, जिसका अर्थ क्या है, मिश्रण, मीन्स टर्बुलेंस, मिक्स होना। अब ये सभी प्रकार की गतिविधि हवा को मिक्स करने वाली होती है। तो वास्तव में जहाँ पे हवा ऊपर की तरफ जाती है वैसे ही ये मिश्रण होता रहता है हवा का, तो इसलिए इस हिसाब से इसका नाम दिया है ट्रोपोस्फीयर टिजरेंस डी बोर्ड ने। अब काम काम की चीजें इसमें अपन आगे की तरफ देखें ट्रोपोस्फीयर में, और तो आप एक चीज और देखोगे कि आप एक चीज और देखोगे इसमें, जैसे ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा का भाग आ गया, ये ध्रुवों का भाग आ गया। आपने देखा होगा कि जिस तरफ अक्षांशों, जिन अक्षांशों में सूर्य का तापमान पूरे वर्ष भर ज्यादा रहता है, उस अक्षांशों में हवा भी ऊपर की तरफ उठती रहती है, जिनको संवहन धाराएं माना गया है, संवहनीय क्रिया माना गया है। तो संवहनीय क्रिया क्या होती है, आप थोड़ा सा देखिए, बाकी इसको अच्छे तरीके से एक बार मैं वापस दिखाऊंगा अलग से। अभी के लिए आप ये देखिए, जैसे कि अपन ये गर्म कर रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं, किसी पॉट में पानी गर्म कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि नीचे से उष्मा आ रही है, वो किस रूप में आती है, रेडिएशन मीन्स विकिरण के रूप में आ रही है। और
ये पानी के बुलबुले, जैसे कि अपन पानी गर्म करते हैं तो पानी के बुलबुले आपको देख रहा है जैसे ही गर्म हो रहे हैं ये ऊपर जा रहे हैं और ठंडे वाले कहाँ आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। तो ये जो सर्कुलेशन चल रहा है ऊपर और नीचे जाने का, इसको बोलते हैं संवहन, ठीक है, कन्वेक्शन। और एक है चालन, मीन्स कंडक्शन। तो एक दूसरे के पास न गति न करके एक दूसरे को ऊर्जा ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि यहाँ का कण इधर ऊर्जा ट्रांसफर करेगा और ये हैंडल यहाँ तक गर्म हो जाएगा, इसको कंडक्शन। और यहाँ पे कण खुद ऊपर से नीचे तक जा रहा है तो उसको बोलेंगे कन्वेक्शन, मीन्स संवहन। तो अपन बात कर रहे थे इसमें बात कर रहे थे कि इसमें सभी मौसमी घटनाएं घटित होती है। अब आगे अपन ने देखा था कि ये पृथ्वी है, इसमें विषुवत रेखा की तरफ संवहनीय क्रियाएं ज्यादा होती है, मीन्स यहाँ पे तापमान टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हवा का सर्कुलेशन ज्यादा ऊपर तक जाता है। हवा का सर्कुलेशन ज्यादा ऊपर तक जाएगा, जैसे कि अपन देखें इसमें तो ये यहाँ तक जाएगा, फिर हवा का सर्कुलेशन ऐसे, फिर ये वापस यहाँ तक आएगा। और ध्रुवीय भागों में अपन देखें तो हवा का सर्कुलेशन कहाँ जाएगा, ये आप 3D में थोड़ा इमेज करना कि ये गोल पृथ्वी है और मैं गोल पृथ्वी में ऊपर की तरफ दिखा रहा हूँ। तो भूमध्य रेखा में हवा का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा ऊपर तक जाएगा। उसके पीछे कारण क्या है, संवहनीय क्रियाएं। और संवहनीय क्रियाएं क्यों यहाँ पे ध्रुवीय विषुवत रेखा में ज्यादा होगी, क्योंकि पूरे वर्ष पर यहाँ पे लगभग तापमान अच्छा रहता है, इस कारण हवा ऊपर की तरफ ज्यादा उठती है, किसके अपेक्षा, ध्रुवों की अपेक्षा ऊपर की तरफ ज्यादा उठती है। तो सभी मौसमी घटनाएं शोभ मंडल में घटित होती है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ ज्यादा उठती है, मतलब यहाँ तक तो मौसमी घटनाएं घटित हो रही है। अब आप ये बताइए कि शोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो कौन से भाग में ज्यादा होगी, ध्रुवीय भागों में ज्यादा होगी या फिर विषुवत रेखीय भागों में ज्यादा होगी। तो सीधा ये अपन को दिख रहा है कि यहाँ पे संवहनीय क्रियाएं ज्यादा ऊपर तक हो रही है, इसलिए विषुवत रेखा की तरफ शोभ मंडल की ऊंचाई क्या होगी, ज्यादा होगी, विषुवत रेखा की तरफ ज्यादा होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी और यहाँ पे क्या होगी, कम। लेकिन बुक्स में जो दे रखे हैं आंकड़े उस हिसाब से अपन देखें तो शोभ मंडल की ऊंचाई कितनी मानी है, 13 किलोमीटर मानी है, 0 से 13 तक मानी है। और विषुवत रेखा में इसको देखें, विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई मानी है 18 किलोमीटर एवं ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई मानी है 8 किलोमीटर। ये एनसीईआरटी के फैक्ट है, ये डायरेक्ट भी आपको पूछे जा सकते हैं कि शोभ मंडल में विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, शोभ मंडल में विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ऊंचाई क्या होती है, घटती जाती है। आप देखिए यहाँ पे संबंध धाराएं ज्यादा है, फिर धीरे धीरे विषुवत रेखा में संबंध क्रियाएं बहुत कम ऊपर तक हो रही है। मतलब क्या है कि शोभ मंडल विषुवत रेखा पे तो 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, मीन्स पृथ्वी जो है उसमें 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक विषुवत रेखा पे शोभ मंडल मिलेगा और ध्रुवों पे यही 8 किलोमीटर तक मिलेगा। इसके पीछे कारण मैंने डिस्क्राइब ये किया है कि जो जहाँ पे सूर्य का प्रकाश ज्यादा मिल रहा है वहां पर संवहनीय क्रिया ज्यादा होगी, और संवहनीय क्रिया क्या है वो भी मैं समझा चुका हूँ आपको। तो ध्रुवों पे ये 8 किलोमीटर होगा। तो ध्यान रखने की बातें क्या थी, अभी यही थी। इसके अलावा अपन देखते हैं कि शोभ मंडल है, इसके अलावा अपन देखें तो एक पॉइंट शोभ मंडल का ये बनता है कि शोभ मंडल समस्त वायुमंडल का, शोभ मंडल समस्त वायुमंडल का 75% द्रव्यमान रखता है। मतलब वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं उनका 75% द्रव्यमान किधर है, शोभ मंडल में। एक ये चीजें ध्यान रखने की थी पॉइंट। बस केवल आप फैक्ट बेसिस पे बिल्कुल अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि आरपीएससी लगभग पूछेगी, लगभग उसका पेपर कोई भी आप उठा के देख लीजिए लगभग फैक्ट बेस पे होगा। और कुछ समझने की चीजें हैं वो मैं एनालाइज करके आपको इसमें बता ही रहा हूँ कि समझने की चीजें इसमें क्या है। जैसे कि पिछला वाला बताया कि आपको कोई पूछे कि शोभ मंडल का जो विस्तार होता है वो औसत अपन ने 13 किलोमीटर माना और विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर माना और ध्रुवों पे अपन ने देखा 8। अब दोनों में अंतर क्यों है, क्योंकि वहां पे सूर्य का प्रकाश ज्यादा होता है, इसलिए संवहनीय क्रियाएं ज्यादा ऊंचाई तक होती है। तो वायुमंडल 75% द्रव्यमान शोभ मंडल रखता है, एक ये चीजें आ गई। इसके अलावा अपन इसमें एक और समझने की चीजें देखें, जैसे कि ये पृथ्वी आ गई, जैसे कि ये पृथ्वी आ गई। अब आप इसमें ये देखिए कि ये आ गया विषुवत रेखा और ये वाला पोर्शन है ध्रुव।
अब मैं पहले बता चुका हूं कि ध्रुवों में संवहनीय क्रियाएं ज्यादा ऊपर तक होगी, हवा ऊपर उठेगी नीचे आएगी, कारण क्योंकि सूर्य का प्रकाश वर्ष पर रहता है, और सॉरी विषुवत रेखा पर, और ध्रुवों पर संवहनीय क्रिया क्या होगी, कम ऊंचाई तक होगी, क्योंकि यहाँ पे उष्मा की क्या है, कमी। ये चीज अपन देख चुके थे। अब इसकी ऊंचाई अपने है 18 किलोमीटर तक, और इसकी ऊंचाई है 8 किलोमीटर तक। ये आप एक बार देखिए। इसके अलावा मैं दूसरी चीज इसमें बताऊंगा आपको, सामान्य ताप पतन दर। सामान्य ताप पतन दर, नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट। अब नॉर्मल लैप्स रेट क्या है? नॉर्मल लैप्स रेट ये है, जैसे जैसे वायुमंडल में आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे, सतह से लेके ऊपर की तरफ बढ़ोगे, तो उस हिसाब से आप देखोगे कि टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। और घटने की जो दर है, किस रेट से घट रहा है, उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल लैप्स रेट। तो किस रेट से घट रहा है, तो ये अपने दिया हुआ है 165 मीटर अपन नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि किलोमीटर में अपन देखें तो 1 किलोमीटर या फिर 1000 मीटर, एक ही होता है दोनों। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर में कितना कम हो जाएगा, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि मतलब आप मानिए कि ये पृथ्वी है, इससे ऊपर आप 1 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तो टेम्परेचर कितना कम हो जाएगा, 6.5। मानिए कि यहाँ पे टेम्परेचर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, सतह पे आप जहाँ पे भी रहते हैं, एक एग्जाम्पल लिया, और उस सतह से आप जा रहे हो ऊपर 1 किलोमीटर, तो आप बताइए कि कितना टेम्परेचर ऊपर की 1 किलोमीटर पर होगा। तो ये नॉर्मल सामान्य ताप पतन दर के अनुसार, नॉर्मल लैप्स रेट के अनुसार 1 किलोमीटर में कितना कम होगा, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 15 में से क्या घटा देंगे अपन, 6.5, तो कितना बचेगा, 7.5, सॉरी 7.5 नहीं आएगा, देखिए आप 8.5 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे कितना होगा, 8.5। तो ये इस सिद्धांत को अपन यूज लेंगे इधर। अब आप देखिए कि यदि 18 किलोमीटर तक संवहन की क्रिया हो रही है, तो 18 किलोमीटर का अपन गुणा किससे करेंगे, 18 किलोमीटर ऊंचाई पे जाएंगे, 1 किलोमीटर पर 6 डिग्री 6.5 कम हो रहा है, तो 18 किलोमीटर पर लगभग कम होगा कितना, लगभग 107, 8, 10 इतना होगा। उसमें से फिर यहाँ पे टेम्परेचर है उसको अपन घटाएंगे, तो एक एवरेज लिखा हुआ है अपने कि विषुवत रेखा पर जहाँ पे ये शोभ मंडल समाप्त होता है वहां पे कितना टेम्परेचर होता है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, कितना, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। और ध्रुवों पर जहाँ पे ये शोभ मंडल क्या होता है, पूरा होता है, वहां पे होता है -45 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जहाँ पे शोभ मंडल की क्रिया पूरी होती है, मीन्स उसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज, पॉज मतलब मिश्रण का रुक जाना, ट्रोपोस मतलब मिश्रण होता है, मिश्रण का रुक जाना। अब ट्रोपोपॉज होता है वो कितने किलोमीटर पे हो जाएगा, एवरेज वैसे 13 है, और ध्रुवों पे कितना होगा, 8, और विषुवत रेखा पे 18। तो ट्रोपोपॉज है शोभ मंडल के, ट्रोपोपॉज शोभ मंडल का ऊपरी भाग, जहां शोभ मंडल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज। या टेम्परेचर, तापमान में गिरावट क्या हो जाती है, कम, गिरावट बंद हो जाती है। अब ये चीज समझने की आ गई। अब एक बात और आप इसमें देखिए कि अपन ने देखा ये 8 किलोमीटर तक है, ये 18 किलोमीटर तक है, तो इसमें वायु दाब भी लिखेंगे कि दाब, वायु दाब जो है वो विषुवत रेखा पे शोभ सीमा पे कितना होता है, क्योंकि जहां पर शोभ मंडल पूरा होगा उसे अपन ने क्या कहा है, शोभ सीमा। मीन्स जहां पे मिश्रण क्या, ये मिश्रण बनना क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, मतलब ये संवहन क्रिया बंद हो रही है, तो उसे क्या बोला गया है, ट्रोपोपॉज या शोभ सीमा। तो शोभ सीमा जहाँ पे टेम्परेचर घटना क्या हो गया है, कम। तो अपन ने देखा 18 किलोमीटर तक इधर है, ये 8 किलोमीटर तक है, फिर अपन ने टेम्परेचर निकाला -80 और -45।
और 45 यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि ये ऊपर 8 किलोमीटर तक ही है। तो इस लैप्स रेट जो 6.5 से है उससे अपन निकालेंगे तो 45 आएगा। अब आप सोचोगे कि सर इससे ज़्यादा आ रहा है, तो ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि ऊपर जाने के लिए फिर नीचे जो है बेसिक उसको अपन घटाएंगे तो फिर वो आ जाएगा। अब ट्रोपोपॉज में सौर मंडल का ऊपरी भाग है जहाँ पर तापमान में गिरावट होना क्या हो जाती है, बंद। अब इसमें अपन एक देखेंगे वायु दाब कितना है। तो विषुवत रेखा पर जो सौर मंडल में विषुवत रेखा पर वायु दाब होता है वो होता है 100 मिलीबार। कितना, 100 मिलीबार। और ध्रुवों पे वायु दाब होता है वो होता है 250 मिलीबार। वायु दाब को मिलीबार में मापा जाता है। जिस प्रकार से अपन लंबाई मापते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, भार को किलोग्राम में मापा जाता है, उसी प्रकार से दाब को मिलीबार या पास्कल या इसमें मापा जाता है। तो अपन ने यहाँ पे कौन सा है इसमें दे रखा है, मिलीबार। अब यहाँ पे 100 मिलीबार क्यू है और यहाँ पे 250 मिलीबार क्यू। अब आप ये देखिए, ये संबंध बहुत ऊपर तक हो रहा है, मतलब यहाँ तक। अब इसके ऊपर जो वायुमंडल का दाब लग रहा है वो यहाँ से मानिए आपका वायुमंडल पूरा होता है तो इतना वायुमंडल का दबाव इसके ऊपर लग रहा है, तो ये 100 मिलीबार है। अब इसके ऊपर कितने वायुमंडल का दबाव लग रहा है, यहाँ से लेके आप माने तो बिल्कुल यहाँ तक वायुमंडल का दबाव लग रहा है। मतलब उससे ज्यादा इतना वायुमंडल का दबाव लग रहा है, मतलब ध्रुवों पे वायुमंडल दाब क्या होगा, ज्यादा, और विषुवत रेखा पे क्या होगा, कम। कहाँ पे, जहाँ पे शोभ मंडल पूरा होता है, मतलब शोभ सीमा या ट्रोपोपॉज, वहां पे दाब इतना होगा। अब ये समझने की चीजें यही थी। यदि आपको एक बार नहीं आया तो एक बार आप वापस देख लीजिए, मैंने अच्छे से समझाया है इसमें। मैन आपको यदि ये नॉर्मल रैप्स रेट समझ में आ गया, टेम्परेचर निकालना आ गया ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, और ये भी समझ में आ गया कि जो विषुवत रेखा है वहाँ पे संवहन क्रिया बहुत ऊपर तक होती है, इसलिए ये ऊपर तक है शोभ मंडल और इसमें क्या है, नीचे तक है। सवाल ऐसे भी आ सकता है कि शोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, तो आप देखिए घट रही है। ये यहाँ पे संबंध, ये धारा ऊपर संबंधीय पवन जो होगी वो ऊपर तक जाएगी, इसमें क्रिया नीचे तक हो रही है। ये चीजें इसमें समझने की थी। इसके अलावा इसमें देखें, जैसे कि आप ये देखिए एक बार डायग्राम वापस, इस डायग्राम में देखिए ये नॉर्मल लैप्स रेट से टेम्परेचर क्या हो रहा है, शोभ मंडल मतलब ट्रोपोस्फीयर में घटता जा रहा है। अब घटता जा रहा है और एक सीमा आती है जिसको, जहाँ पे मिश्रण बनना क्या हो जाता है, रुक जाता है, उसे अपन ने नाम दिया है ट्रोपोपॉज या शोभ सीमा। तो शोभ सीमा पे रुक जाता है तो टेम्परेचर क्या रहता है, वही सेम का सेम रहता है, तो इसे शोभ सीमा की नाम दिया गया। अब शोभ सीमा पे ही अपन ने कैलकुलेशन की है, 18 किलोमीटर 8 किलोमीटर पे टेम्परेचर कितना होगा, वायु दाब कितना होगा, वो कैलकुलेशन अपन ने इधर की है। फिर आगे आ जाता है समताप मंडल। अब समताप मंडल में आप वापस देखिए कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, वापस टेम्परेचर जीरो हो रहा है। अब ये वापस टेम्परेचर जीरो क्यों हो रहा है, इसको अपन एक बार पढ़ेंगे। अब अगली परत अपन लेंगे समताप मंडल। नेक्स्ट अपन ने लिया समताप मंडल। अब आप समताप मंडल की जो ऊंचाई होती है, अपन ने वहां पे 13 किलोमीटर देखा था, तो यहाँ से शोभ सीमा से, मतलब जहाँ पे शोभ मंडल पूरा हो रहा है, टेम्परेचर एक जैसा रह रहा है, शोभ सीमा से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक क्या होता है, समताप मंडल होता है। अब इसमें जो मेन चीज है समझने की वो है ओजोन। यहाँ पे क्या पाई जाती है, ओजोन या O3 उपस्थित होती है, ओजोन या O3 उपस्थित, जो यूवी या पराबैंगनी किरणें। अब पराबैंगनी क्या किरणें, कौन सी किरणें, आपने विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम देखा होगा, आप नेट पे सर्च कर लेगा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। मतलब अपन जो प्रकाश देख रहे हैं वो प्रकाश का बहुत छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं, 0.4 से 0.7 तक, लेकिन वास्तव में देखे सूरज से जो किरणें आ रही है उनका एक बहुत बड़ा लंबा स्पेक्ट्रम है। तो इस स्पेक्ट्रम में से अपन एक बहुत छोटा सा हिस्सा देख पा रही है, अपनी आंखें एक बहुत सा छोटा हिस्सा देख पा रही है, उसके अलावा भी बहुत सारी किरणें। तो एक उन्हीं किरणों का एक भाग है पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट किरणें। वास्तव में वे देखे तो अपने मानव, मनुष्य एवं जीव जंतुओं के लिए बहुत हानिकारक होती है। तो ये ओजोन होती है वो इन्हीं किरणों से क्रिया करके वापस विभाजित हो जाती है, फिर वापस बन जाती है, ओजोन का निर्माण होता है। तो ओजोन पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, अवशोषित करती है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है।
अब इसमें अगला पॉइंट अपन एक और लिखेंगे कि ओजोन का संकेंद्रण, ओजोन का संकेंद्रण 15 से 35 किलोमीटर तक क्या होता है, 15 से 35 किलोमीटर तक ज़्यादा होता है। ये एक आंकड़ा आपको याद रखना है। कई बार ये आ जाता है कि वायुमंडल में ओजोन का संकेंद्रण कितने किलोमीटर तक ज़्यादा होता है, तो 15 से 35। यदि आपके एक डिजिट कोई आ जाए तो आपको लिखना है 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर पे ओजोन का संकेंद्रण क्या होता है, ज़्यादा। ये चीज़ें समझने की थी इसमें। इसके अलावा एक चीज़ अपन और देखी थी, जैसे पिछले शोभ मंडल में अपन ने देखा था कि जो शोभ मंडल में अपन ने एक चीज, हाँ शोभ मंडल में एक चीज देखी थी कि सभी मौसमी घटनाएं किधर होती है, शोभ मंडल में। लेकिन इसमें मौसमी घटनाएं न के बराबर होती है, न के बराबर। लेकिन कभी कभी कोई बादल होते हैं सीरस क्लाउड, लेकिन कभी इसको सीरस क्लाउड लिखते हैं, हिंदी में भी आप सीरस लिख लेना। सीरस बादल किस में आ जाते हैं, समताप मंडल में। सीरस बादल बादल समताप मंडल में आ जाते हैं, मंडल में आ जाते हैं, जिसे मदर ऑफ पर्ल या नेक्रियोस बादल कहा जाता है। मदर ऑफ पर्ल या नेक्रियोस बादल कहा जाता है, नेक्रियोस बादल कहा जाता है। अब इसमें एक और फैक्ट आप लिख सकते हो कि समताप मंडल को क्या इंग्लिश में बोलते हैं। ये आपको पहले से मैंने चित्र बताया, पर स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। अब स्ट्रेटोस्फीयर नामकरण किसने किया, इसकी भी कौन है, वही टिजरेंस डी बोट, टिजरेंस डी बोट। तो अपन ने लगभग इसमें सब चीज़ें थी वो लिख ली है। अब इसमें जो लिखने की चीज़ें थी कि समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, टिजरेंस डी बोट। इसके बाद आप देखोगे 50 किलोमीटर तक होता है, ये काम की चीज़ें अपन ने लिखी है। इसके बाद 15 से 35 किलोमीटर तक ओजोन का संकेंद्रण, मतलब ओजोन इस परत में 50 किलोमीटर तक के एरिया में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे संकेंद्रित है, मतलब ज़्यादा मात्रा में कौन सी एरिया में, तो 15 से 35 किलोमीटर तक है। उसमें से भी यदि एक स्पेसिफाई कोई आपके प्रश्न में आ जाए प्रॉपर, तो 22 किलोमीटर आपको करना है। अब अपन ने देखा कि मौसमी घटनाएं सभी शोभ मंडल में होती है, लेकिन इसमें भी मौसमी घटनाएं न के बराबर होती है। लेकिन कभी कभी बादल किस में आ जाती है, समताप मंडल में आ जाती है, तो वो सीरस क्लाउड होते हैं। सीरस क्लाउड बादलों का एक प्रकार होता है, तो वो समताप मंडल में आ जाते हैं। तो उन बादलों को क्या कहा जाता है, मदर ऑफ पर्ल या नेक्रियोस बादल। मदर ऑफ पर्ल या नेक्रियोस बादल आप याद रखना। कभी कभी ये सवाल आ जाता है मदर ऑफ पर्ल या नेक्रियोस बादल कौन से मंडल में होते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, समताप मंडल। तो ये काम की चीजें इसमें थी। इसके अलावा आप देखोगे एक और अलग से इसमें टॉपिक में, वो मैं अलग से अच्छे से करवाऊंगा, वो था ओजोन क्षरण का। अब ओजोन का जो क्षरण होता है वो किसके कारण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि वो गैसें होती है, वो ओजोन को क्या कर रही है, क्षरण मतलब ओजोन को कम कर रही है, आप ये समझिए। जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब जो ठंडक करने में जो रेफ्रिजरेटर वगैरह में उपयोग होती है, चाहे वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, तो वो सब गैसें ओजोन क्षरण कर रही है, मतलब ओजोन का सांद्रण कम कर रही है। तो इसे ही ओजोन छिद्र कहा गया है, ओजोन की सांद्रता में कमी आना। ओजोन की सांद्रता को डॉप्सन में मापा जाता है, ये भी प्रश्न कई बार आ गया है, किसमें, ओजोन की सांद्रता को डॉप्सन में मापा जाता है। तो ओजोन क्षरण को अपन अच्छे से एक बार वापस पढ़ेंगे कि ओजोन क्षरण है क्या, क्यों हो रहा है, कौन कौन सी गैसों से हो रहा है, एक अलग टॉपिक है ये अपने आप में। तो इसमें लिखने की चीजें समताप मंडल में इतनी ही थी। अब आप देखिए, वापस मैं इस फोटो पे आता हूँ। पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे अपन ऊपर बढ़ते हैं तो नॉर्मल लैप्स रेट से क्या होगा, तापमान क्या होगा, कम होगा। नॉर्मल लैप्स रेट से तापमान कम होगा, कम होता होता जाएगा। और एक पॉइंट आ गया, उसको बोलेंगे अपन ट्रोपोपॉज, मतलब शोभ मंडल आएगा, ट्रोपोस्फीयर, फिर शोभ सीमा मीन्स ट्रोपोपॉज। वहां पे टेम्परेचर कम होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, सेम रहेगा, उसे ट्रोपोपॉज कहते हैं। फिर समताप मंडल स्टार्ट हो जाएगा ट्रोपोपॉज के बाद से 50 किलोमीटर तक। इसमें क्या पाई जाती है,
O3 पाई जाती है। इसी में नेक्रियोस बादल या मदर ऑफ पर्ल बादल पाए जाते हैं, नेक्रियोस बादल या मदर ऑफ पर्ल बादल पाए जाते हैं। ये इसमें समझने की चीजें थी। और वापस जाके शुभ समताप सीमा, मतलब जहाँ पे समताप मंडल समाप्त हो रहा है उसको क्या इसने लिखा है, समताप सीमा, मतलब स्ट्रेटोपॉज, इसको बोलेंगे स्ट्रेटोपॉज। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, आप लिख लेना स्ट्रेटोपॉज, मतलब समताप सीमा, जहाँ पे समताप मंडल क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो वहां पे जाते जाते वापस टेम्परेचर कितना हो रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फॉरेनहाइट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 32 डिग्री फॉरेनहाइट एक ही चीजें होती है, आप ये ध्यान रखना। तो अपन ने दोनों चीजें आज बहुत अच्छे से पढ़ी है। इन परतों में 2 परतें ही केवल पढ़ी है, वीडियो छोटा ही वीडियो है ये, उसमें 2 परतें अपन ने देखी, शोभ मंडल और समताप मंडल। शोभ मंडल के ऊपर शोभ सीमा होती है ट्रोपोपॉज, और समताप मंडल के ऊपर समताप सीमा या स्ट्रेटोपॉज। दोनों टिजरेंस बोर्ड दोनों में है। इसमें मौसमी घटना है, उसमें केवल नेक्रियोस बादल, जो कि इसमें से बारिश नहीं होती है उनसे। तो ये अपन ने आज पढ़ा है। मेन जो समझने की चीज़ें थी वो मैं आपको एक बार वापस बोल देता हूँ कि आप जो समझना, तो क्या समझना, ये अच्छे से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल लगभग आ जाते हैं, या तो स्टेटमेंट के रूप में आपको मिलेंगे कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर शोभ मंडल की ऊंचाई क्या होती है, घटती है। शोभ मंडल में विषुवत रेखा पर शोभ सीमा पर विषुवत रेखा पर टेम्परेचर शोभ ध्रुवों की अपेक्षा क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। देखो तो कम ही होगा। अपन सोचेंगे कि शोभ सीमा पर विषुवत रेखा पे टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं है, क्या है, कम है, मतलब उल्टा नेगेटिव है, माइनस है। ये -40, जैसे 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, उससे जितना जितना अंदर जाते हैं ना उतना कम होता जाएगा। तो -45 इधर है, और यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं -80, मतलब उल्टा क्या है, इससे कम। शोभ सीमा पे आप देखोगे तो ध्रुवों की अपेक्षा टेम्परेचर क्या है, कम है। कितना है, -80, ये तो -45 ही है, माइनस में अपन देख रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो ये शोभ सीमा पर इसका ऊंचाई कितनी है शोभ मंडल की, इसका टेम्परेचर कितना है और इसका वायु दाब कितना है, ये समझने की चीज़ें। संवहन की क्रिया ऊपर तक होती है, उसके कारण होता है। तो आप ये अच्छे से रिवीजन करना। ये सब पॉइंट है, नोट्स में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या फिर आपने ले रखे हो तो उसमें ही आप ऐड करना, कुछ चूका हो तो इसको अच्छे से समझिए। यहाँ से बिल्कुल प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो अगले वीडियो में अपन देखेंगे जो अगली परतें बची है वो, और उसके बाद MCQ या PYQ जो इससे संबंधित होंगे वो लेंगे। तो आप कमेंट कीजिए यदि इसमें आपका कोई डाउट है तो भी, या फिर कोई और एडवाइस हो, क्योंकि मैं कमेंट देखता हूँ, उसी के आधार पर अपन आगे बढ़ते हैं। तो धन्यवाद।